जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं में आते हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों, पहला है अस्थियों में ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। पूछा जाता है अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसीन प्रोटीन पाई जाती है, ध्यान रखना अस्थियों में। अगला है अस्थियों में कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। पूछा जाता है हड्डियों में कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अस्थियों में कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ध्यान रखिए। अगला है अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट। ध्यान रखना, अस्थियों को जोड़ने में सहायक कौन होता है? लिगामेंट। या अस्थियों को जोड़ने में कौन कार्य करता है? तो लिगामेंट क्या करता है? अस्थियों को जोड़ने में कार्य करता है लिगामेंट। अब समानतः अस्थियों में 50% जल पाया जाता है और 50% अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। समानता अस्थियों में 50% जल पाया जाता है और 50% अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ एनिमल दांत पर होता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? एनिमल। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ एनिमल होता है, दांतों में पाया जाता है। मनुष्य में कोयनी की संधि को हिंज संधि कहा जाता है। मनुष्य में कोयनी की संधि को हिंज संधि कहा जाता है। मनुष्य में जो कोयनी की संधि होती है उसे क्या कहा जाता है? हिंज संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंज संधि। अब स्तनधारियों के भ्रूणावस्था में अस्थियों का निर्माण मेसोडर्म से होता है, ध्यान रखना। स्तनधारियों के जो भ्रूणावस्था में अस्थियों का निर्माण मेसोडर्म से होता है। पूछा जाता है स्तनधारियों के भ्रूणावस्था में अस्थियों का निर्माण किससे होता है? तो मेसोडर्म से होता है, ध्यान रखना। किससे होता है? मेसोडर्म से। भ्रूणावस्था में जो स्तनधारी जीव जंतु हैं तो भ्रूणावस्था में अस्थियों का निर्माण मेसोडर्म से होता है, ध्यान रखिए हमेशा। अब हेपेरिन रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है। यानी कि हेपेरिन का काम क्या होता है? रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है। ये हेपेरिन पाया जाता है ब्लड में, रुधिर में, तो ये वाहिनियों में जमने से ब्लड को रोकता है, यानी कि खून जमने नहीं पाता, ध्यान रखना। हेपेरिन का काम होता है रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकना, ठीक है। अगला है स्वर्ण यानी कि सोना किस में घुल जाता है? तो एक्वारेजिया, इसी को अम्लराज कहा जाता है। तो सोना जो है एक्वारेजिया या अम्लराज में घुल जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। स्वर्ण एक्वारेजिया अम्लराज में घुल जाता है। क्या में घुलता है? एक्वारेजिया, इसी को बोला जाता है अम्लराज में। तो सोना जो है, स्वर्ण जिसको बोला जाता है, तो एक्वारेजिया में घुल जाता है, इसी को अम्लराज बोला जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4 को नीला थोथा भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है CuSO4 को नीला थोथा कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब खाने का नमक NaCl बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। खाने का नमक NaCl मजबूत अम्ल यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनता है। प्रबल HCl अम्ल और प्रबल क्षार NaOH से बनता है, ध्यान रखना। तो खाने वाला नमक बनता है मजबूत अम्ल, जिसको प्रबल अम्ल बोला जाता है, और मजबूत क्षार से बनता है, ठीक है दोस्तों। और क्रोमियम लोहे को जंग रहित बनाने की धातु है। तो क्रोमियम जो लोहे में जंग लगने से उसको रोकता है कि जंग न लग जाए, ध्यान रखना। क्रोमियम लोहे को क्या करता है? जंग रहित बनाने वाली धातु है। यानी कि क्रोमियम का काम होता है लोहे में जंग ना लगे, जंग रहित करना, बिना जंग के रहे, लोहे में जंग ना लगने पाए, इसका काम होता है क्रोमियम को, ठीक है। तो क्रोमियम लोहे में जंग लगने से रोकता है, ठीक है। ये जंग रहित बनाने वाली धातु है, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों D2O भारी जल परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि भारी रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो भारी जल D2, भारी जल का सूत्र होता है D2, इसको बोलते हैं भारी जल। D2O का सूत्र होता है, ये किसका सूत्र? भारी जल। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है कौन सा? भारी जल D2O। और ये मंदक का काम क्या है? न्यूटॉनिक की गति को कम करना। मंदक का कार्य होता है न्यूटॉनिक की गति को कम करना। तो मंदक न्यूटॉनिक की गति को कम करता है, ठीक है दोस्तों। तो पूछा जाएगा कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल, इसी को बोलते हैं, इसका सूत्र होता है D2O, ध्यान रखना। और ये मंदक का कार्य होता है न्यूटॉनिक की गति को कम करना, ठीक है। अगला है ऑक्सीजन परिवार के सभी तत्व बहुरूपी होते हैं। ऑक्सीजन परिवार के जो तत्व होते हैं सभी क्या कहलाते हैं? बहुरूपी कहलाते हैं, बहुरूपी, ध्यान रखिएगा। सहसंयोजक बंध दिशी होता है, ध्यान रखना। सहसंयोजक जो बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बॉन्ड, ये एक कैसा होता है? दिशी होता है, ध्यान रखना। कैसा? दिशी होता है। सहसंयोजक बंध कैसा होता है? दिशी होता है। अब सोडियम धातु मिट्टी के तेल यानी कि कैरोसिन में सुरक्षित रखा जाता है। तो सोडियम धातु को जो है मिट्टी के तेल यानी कि कैरोसिन में, मिट्टी के तेल को कैरोसिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैरोसिन। तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है।
और मिट्टी का तेल कम वाष्पशील होने के कारण लैंप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, मिट्टी का तेल जो है कम वाष्पशील होने के कारण लैंप में प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल कम वाष्पशील होने के कारण लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मिट्टी का जो है कम वाष्प मिट्टी का तेल वाष्पशील मिट्टी का तेल जो है कम वाष्पशील होने के कारण लैंप में प्रयोग किया जाता है और लैंप में जलता है। ध्यान रखना, तो मिट्टी के तेल को वो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी का तेल कम वाष्पशील होने के कारण लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जलता है। ठीक है, उजिला प्रकाश देता है। अगला है सफ़ेद शीशा। सफ़ेद शीशा का सूत्र होता है PbCOH का होल टॉज इंटू 2PbCO3 होता है। सफ़ेद शीशा का सूत्र होता है PbOH का होल टॉज इंटू 2PbCO3 है। ठीक है, सफ़ेद शीशा बोला जाता है इसी को। अब हवा और पानी के कारण लोहे पर जंग लगता है। पूछा जाता है लोहे पर जंग लगने का क्या कारण है, तो हवा और पानी यानी नमी के कारण जंग लगता है। लोहे पर जंग लगता है तो हवा और पानी के कारण लगता है, क्योंकि पानी और नमी होगी तभी लोहे पर जंग लगता है। ध्यान रखिएगा। ब्रंजक चूर्ण के प्रभाव से नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ब्रंजक चूर्ण के प्रभाव से नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ध्यान रखना, ब्रंजक चूर्ण के प्रभाव से क्या प्राप्त होता है, नवजात ऑक्सीजन। ब्रंजक चूर्ण, ठीक है, इसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, ब्रंजक चूर्ण के प्रभाव से नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, अब धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 धावन सोडा का यानी कि कपड़े धोने वाले का जो सूत्र होता है धावन सोडा बोलते हैं इसी को। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 10H2 होते हैं। जल के इसमें 10 अणु होते हैं। ध्यान में 10H2 लिखा है तो पूछा जाए अगर धावन सोडे में जल के कितने अणु होते हैं, तो 10H2O लिखा है तो 10 अणु होते हैं। ध्यान रखना, इसको सोडियम कार्बोनेट बोले जाते हैं। धावन सोडा कपड़े धोने वाला सूत्र है इसका Na2CO3 × 10H2। ध्यान रखिएगा। अब बीन के विस्थापन नियम द्वारा किसी तारे का ताप ज्ञात किया जाता है। पूछा जाता है कि तारे का ताप किसके द्वारा मापा जाता है, तो बीन के विस्थापन नियम द्वारा तारे का तापक्रम या ताप मापा जाता है। तारे का ताप या तापक्रम किसके, बीन के विस्थापन नियम द्वारा। बीन के विस्थापन नियम द्वारा किसी तारे का ताप मापा जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है -40 ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पैमाने समान होते हैं। यानी कि पूछा जाता है कि वह कौन सा टेम्परेचर है, तापमान, जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के ताप समान होते हैं, पैमाने समान होते हैं, समान होता ताप। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है। ध्यान रखना, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान कितने पर समान होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पर इनके पैमाने समान होते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथियों। इसी तरह के शॉर्ट वीडियो देखने के मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।